जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2026 के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग साथियों देखने वाले हैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। मैं कहूंगा आज की इस वीडियो के माध्यम से साथियों हम पूरे सिलेबस को सरसरी निगाहों से देखेंगे। जो सिलेबस साथियों आपका ऑफिशियली आउट है एसएससी जीडी की वैकेंसी में, जो सिलेबस है उसमें जिन जिन टॉपिक को साथियों मेंशन किया गया है, जिन जिन टॉपिक के बारे में आपको बताया गया है कि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन सारे टॉपिक से साथियों मैंने जो सबसे चुनिंदा सवाल है वो लिए हैं। तो अगर आपका एक ये दृढ़ निश्चय है कि आज जो पेपर है वो कैसा पेपर होगा और आज के इस पेपर में से साथियों कितने क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही कर सकते हैं, तो ये मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। हिंदी के 20 सवालों में से आज का स्कोर जो होना चाहिए वो 11 से 12 का होना चाहिए। उसके बाद जीके होगी, रीजनिंग होगी और फिर साथियों हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तैयार हो जाइए। अगर आपने ये सोच लिया है कि इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो दमदार तरीके से साथियों आप लोग तैयार हो जाइए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है, यानी कि आपको बताना है परिशिष्ट कैसे लिखा जाता है। तो ऐसे जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि मुनाफा शब्द का साथियों विलोम क्या हो सकता है, मुझे बताइए। देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पर लाभ का विलोम क्या होगा, तो लाभ का विलोम साथियों हानि होगा। बढ़ोतरी की अगर हम बात करें साथियों, बढ़ोतरी का विलोम क्या होगा, तो बढ़ोतरी का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, घटोतरी हो जाएगा। और बढ़ावा की अगर बात करें साथियों, बढ़ाव की अगर बात करें तो इसका विलोम साथियों क्या होगा, घटाव होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं मुनाफा का विलोम क्या होगा, तो नुकसान होगा। मुनाफे का विलोम नुकसान होता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए एक शब्द आपको यहां पर दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि स्थावर का विलोम क्या होता है। तो स्थावर की अगर विलोम की साथियों यहां पर हम लोग बात करें तो स्थावर का विलोम क्या होगा, मुझे बताइए फटाफट आपका जवाब साथियों क्या होगा। तो स्थावर का विलोम जंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा। ये आपको यहां पर साथियों याद रखना है। अच्छा, स्थिर की अगर विलोम की बात करें ना तो क्या होगा साथियों, गतिमान होता है। स्थिर का विलोम क्या हो जाएगा, गतिमान हो जाएगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ है साथियों, डी के साथ है, तो आंसर उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपको देखना है और बताना है जवाब आपका क्या होगा। कह रहे कि ग्राम का रहने वाला किसको कहा जाता है, यानी कि ग्राम के रहने वाले को साथियों क्या कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, मुझे बताइए। चलिए, तो उसको तो देखिए ग्रामीण कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रामीण कहेंगे, ग्राम के रहने वाले को। अगला देखिए नदी का आपसे पूछा जा रहा है कि समानार्थी शब्द क्या होगा। तो नदी को देखिए, नदी के बहुत सारे समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं। तो नदी की अगर बात करें, हमें इतना पता है कि नदी को तटनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नदी को तटनी कहा जाता है, नदी को तरणी कहा जाता है, तटनी कहा जाता है, तरणी कहा जाता है। उसके अलावा नदी के इसमें से अगर हम बात करें तो सरिता भी कहा जाता है साथियों नदी को। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा सॉरी सी नहीं बल्कि डी है, तो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी आप लोग साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके पास कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिन ग्रुप में इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं तो उसमें इस वीडियो को आप लोग शेयर भी तुरंत कर दीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि दिन दूना रात चौगना। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप दिन दूना रात चौगनी तरक्की करो। तो इसका मतलब क्या होता है, दिखावा करना नहीं, दिन से रात 4 गुना बड़ी है नहीं, खूब उन्नति करना। बिल्कुल साथियों, खूब उन्नति करना इसको कहा जाता है, खूब कामयाबी पाना, दिन दूना रात चौगनी करना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है क्या कि लखनऊ जाकर कार्यालय के कई, अब यहां पर एक खाली जगह है, लखनऊ जाकर कार्यालय के कई कार्य निपटाने हैं, ये होगा, या भुगतान निपटाने हैं, कर्तव्य निपटाने हैं, या वक्तव्य निपटाने हैं। तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि लखनऊ जाकर कार्यालय के कई कार्य निपटाने हैं, ये होना चाहिए। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि आपको यह बताना है साथियों, क्या आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि प्राविधिकी कैसे लिखा जाता है, ये आप लोग फटाफट मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए, प्राविधिकी की अगर बात करें तो ये प्राविधिकी लिखा हुआ है ना। वां में छोटी ई की मात्रा आएगी। वां में छोटी ई की मात्रा कहां पर लिखी हुई है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि प्राविधिकी कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अमर का साथियों विलोम क्या होगा, मुझे बताइए। अमर का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग बताइए। देखिए अगर आपसे चिरंतन का विलोम पूछा जाए तो चिरंतन का विलोम क्या होता है साथियों, नश्वर होता है। अगर आपसे अजर का विलोम पूछा जाए तो अजर का विलोम साथियों जरा होता है। शाश्वत की
अगर बात करें, शाश्वत का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों क्षणिक होता है, लेकिन अगर आपसे अमर का विलोम पूछ ले तो अमर्त साथियों जो होता है ये अमर का विलोम होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग साथियों याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में साथियों त्रुटि है। केवल इसलिए वह तुरंत यहां ना आ सका। आपको बताने दिक्कत कहां पर लग रही है साथियों, बताइए। देखिए केवल भी है और इसलिए भी है, मुझे सही नहीं होना चाहिए। इसलिए वह तुरंत यहां ना आ सका, यह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसलिए वह तुरंत यहां ना आ सका, यह होना चाहिए। यानी कि केवल में दिक्कत है, केवल नहीं आना चाहिए था। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, मीठी चुरी चलाना। मैं आपके साथियों आंसर को देख रहा हूं, मैं आपके कमेंट को देख रहा हूं, देखूं किसका किसका यहां पर गलत होगा। यह नहीं देखना है कि किसका किसका सही होगा, यह मैं देखूंगा कि किसका किसका गलत यहां पर साथियों हो सकता है। चलिए तो देखते हैं हम लोग यहां पर। मीठी छुरी चलाने का मतलब क्या होता है साथियों? आकर्षित करना इसका मतलब होता है, या विश्वासघात करना इसका मतलब होता है, आतंकित करना इसका मतलब होता है, या लालच देना इसका मतलब होता है। तो मैं कह सकता हूं साथियों मीठी छुरी चलाना यानी कि विश्वासघात करना, किसी के भरोसे के साथ खेलना। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। कह रहे कि गाल फुलाने का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए। गाल फुलाने का मतलब, तो गाल फुलाने का मतलब होता है रूठना, हंसी मजाक करना, शिकायत करना, प्रसन्न होना। तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। करके जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर कुछ चीजें आप लोग याद रखेंगे, वो मैं आपको यहां पर साथियों बता दे रहा हूं। अगर हम बात करते हैं साथियों ये आकिंचन शब्द क्या है, आकिंचन का मतलब क्या होता है? जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहा जाएगा? उसको आकिंचन कहा जाएगा। पहली बात यहां पर आप लोग याद रखेंगे, है ना। चलिए अक्षम की अगर बात करें, अक्षम किसे कहा जाता है? अक्षम कहा जाता है जिसमें कुछ करने की क्षमता ही नहीं होती है, उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसको अक्षम कहा जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। आपको ये बताना है कि प्रमुख यहां पर जो लिखा हुआ है वो कैसे लिखा जाता है प्रमुख। तो मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है साथियों ऐसे लिखा जाता है। अगला सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि हिमालय रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इसमें से हिमालय का पर्यायवाची साथियों कौन सा नहीं है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा हिमालय हम लोग हिमाद्री को भी कहते हैं, हिमालय का पर्यायवाची पर्वत राज भी है और नागराज भी है, लेकिन ऋतुराज ये हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। अब नहीं है साथियों तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब उसके बाद देखते हैं साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे फिर से पूछा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। कृषांगी कैसे लिखा जाता है? कृषांगी जैसे ए में लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है साथियों कृषांगी बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि उदय का साथियों विलोम क्या हो सकता है। उदय का विलोम क्या हो सकता है मुझे बताइए फटाफट। देखिए अगर हम बात करें उदय का विलोम क्या हो जाएगा, तो उदय का विलोम जैसे कहते नहीं सूर्य उदय और सूर्य अस्त, तो उदय का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? अस्त हो जाएगा। ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अगर निर्दय का आपसे पूछा जाए तो निर्दय का विलोम सदय भी होता है और निर्दय का विलोम साथियों दयालु भी होता है। सदय भी होता है और दयालु भी होता है, बात आपको ध्यान रखना है। अंत की अगर बात करें, अंत का विलोम क्या होता है साथियों? तो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। खैर उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि पराग का समानार्थी शब्द बताइए क्या होगा। तो पराग की जब हम साथियों बात करते हैं, पराग का इसमें से समानार्थी शब्द जो होगा वो केशर होगा। क्या होगा साथियों? केशर होगा। अच्छा पवन के बहुत सारे पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं। पवन को हवा कहते हैं, पवन को वायु कहते हैं, पवन को वात कहा जाता है, और पवन को तान भी कहते हैं, वात भी कहते हैं और तान भी कहते हैं, और पवन को साथियों अनिल भी कहा जाता है, और पवन को साथियों समीर भी कहा जाता है। ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे, ठीक है ना। शहद की अगर बात करें, शहद को साथियों मधु कहा जाता है, और शहद की अगर बात करें इसको रसा भी कहा जाता है। सुगंध की अगर बात करें साथियों, सुगंध को खुशबू कहते हैं, सुगंधित कहते हैं, और खुशबू कहते हैं, सुगंधित कहते हैं, और सुवास भी कहते हैं। सुगंध को सुवास भी कहा जाता है। इतने पर्यायवाची आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या है। तो आपको बताना है कि यहां पर जो अंडरलाइन है इसकी जगह पर साथियों मतलब क्या आएगा? कुछ आएगा या कुछ नहीं आएगा, बताइए।
होना क्या चाहिए? गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं। समस्या नहीं, समस्याएं हैं, ये आना चाहिए। तो यहां पर समस्या लिखा हुआ है, बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं। तो कौन सा सही होगा, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है समस्याएं हैं, यहां पर लिखा हुआ है समस्याएं हैं, ये जो बिंदी लगी है बस इससे पूरा खेल बदल रहा है। यानी कि आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। पूरा वाक्य होगा गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं, ना कि है आएगा। तो बस ये थोड़ी छोटी सी मिस्टेक होती है। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी को लगा के आगे बढ़ जाएंगे और फिर कहेंगे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग यहां पर याद रखेंगे। चलिए तो खैर अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें, उसको अकिंचन कहा जाता है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है ना। चलिए अच्छा, अनाथ शब्द यहां पर है। अनाथ का मतलब क्या होता है? जिसमें कुछ करने की जिस बच्चे के बाप ना हो उसको अनाथ कहा जाता है। और जिसमें कुछ करने की क्षमता नहीं होती उसको अक्षम कहा जाता है। उसको अनाथ नहीं बल्कि उसको अक्षम कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब आपके जीके जीएस के सवाल सातों यहां पर शुरू हो चुके हैं। आपसे कहा जा रहा है कि भारत का संविधान लिखा गया था। तो भारत का संविधान 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में लिखा गया था। मैं आपको एक्यूरेट बता देता हूं, भारत के संविधान को लिखने में साथियों 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो ये लगभग 2 साल से अधिक लेकिन 3 साल से कम है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे बताइए साथियों कमेंट में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट। संविधान दिवस की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है संविधान दिवस साथियों 26 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, संविधान को संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को साथियों संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह के भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? कम से कम अनुच्छेद 1 को तो रट्टा मार लीजिए कि भारत जो है ना ये राज्यों का संघ है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद 1 कहता है। अच्छा, अनुच्छेद 2 की अगर बात करें तो नए राज्यों के प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना की इसमें बात की गई है। अनुच्छेद 3 की अगर बात करें तो इसमें साथियों क्या कहा गया है? नए राज्यों के निर्माण की बात की गई है। ठीक है ना, ये भी साथियों जानकारी आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। और अगर अनुच्छेद 4 की यहां पर साथियों हम लोग बात करें तो पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन की इसमें बात कही गई है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण साथियों कौन सा अनुच्छेद करता है, ये आपको बताना है। मैं कहूंगा अनुच्छेद 29 आपका जवाब होगा, है ना। अनुच्छेद 29, देखिए अल्पसंख्यकों के बारे में सिर्फ 2 अनुच्छेद कहते हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, है ना। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 जो है ना ये अल्पसंख्यकों के हितों के संबंध में साथियों बात कहते हैं। इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है, बताइए। देखिए कुछ शर्त होती हैं, है ना, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। और राज्यसभा उसकी जिक्र कहां पर किया गया है साथियों? अनुच्छेद 84 में उसका जिक्र किया गया है ना, कि राज्यसभा का सदस्य कौन कौन बन सकता है। पहली बात तो वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम साथियों 30 वर्ष की होना चाहिए। और कोई उसके एक तरीके से अगर बात करें तो किसी सरकारी वगैरह ये पद पर साथियों ना आसीन हो, ये भी वहां पर कहा गया है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो चाहिए होती है वो 30 वर्ष की चाहिए होती है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। मुझे बताइए साथियों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए होती है? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष साथियों कौन होते हैं? तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए, राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 63 में ये बात कही गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, है ना, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि भैया ये शहर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, ये शहर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। तो अगर आपसे
यहां पर साथियों अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहली बात आप लोग याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर जो है ना, ये कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है ना, कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। उसके अलावा कटक शहर ये महानदी के किनारे पर स्थित है। और अगर बात करते हैं संबलपुर, क्या अगर संबलपुर की अगर बात करें तो ये भी महानदी के किनारे पर स्थित है। अच्छा, गोदावरी नदी के किनारे पर साथियों नासिक स्थित है। नासिक और साथियों राजमुंद्री, है ना, नासिक और राजमुंद्री शहर की अगर बात करें तो ये गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। एक शहर जिसका नाम है तिरुचिरापल्ली, क्या, तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली की अगर बात करते हैं साथियों तो ये कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। तो कम से कम इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे, यहां से एक सवाल बन जाएगा आपका। उसके बाद देखिए, पाल वंश के साथियों पहले शासक कौन थे, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे साथियों, मैं कहूंगा पाल वंश के संस्थापक तो गोपाल थे, इसलिए सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए। मैं आपको फ्री इतनी बेहतरीन तैयारी करा रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है अगर मैं आपसे कुछ पैसे ले लूंगा तो फिर मैं अपनी पूरी जान नहीं लगा पाऊंगा। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा बिल्कुल फ्री में, और इतनी जान लगा दूंगा जितनी जान पेड कोर्स वाले बेचने वाले भी नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि मेरा सिर्फ एक टारगेट है कि आपको सिलेक्शन देना, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के माध्यम से सिलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि पिछली सालों में जो वैकेंसी आई है 3 4 5 बार, उसमें बहुत सारे अनगिनत साथियों सिलेक्शन दिए हैं। तो मेरा मानना है इस बार मैं उससे 10 गुना ज्यादा सिलेक्शन दूं, इसलिए मैंने अपनी मेहनत को भी 10 गुना बढ़ा दिया है, और आप भी अपनी मेहनत को साथियों 10 गुना बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें कि कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, कौन से किस मुगल सम्राट की बात चल रही है, मैं कहूंगा अकबर की अगर बात करें तो ये अनपढ़ था। इसका कार्यकाल जो चला था साथियों पूछा जाता है 1556 से लेकर 1605 तक साथियों इसका कार्यकाल चला था। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी, तो यह काम बदायूनी साहब ने किया था। बदायूनी ने साथियों अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों 13वें शिलालेख की अगर हम बात करते हैं तो अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख जो है ना वो 13वां शिलालेख है, यह आपको साथियों ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही है, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। यानी कि कनिष्क के समय में जो दरबारी चिकित्सक थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था साथियों चरक। क्या नाम था उनका, उनका नाम चरक था। चरक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण साथियों प्राप्त हुआ था। तो अगर बात देखिए इनके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात आप लोग याद रखेंगे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो गौतम बुद्ध साहब ही बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। अच्छा, इनके अगर जन्म की अगर बात करें, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म साथियों 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। अच्छा, इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म भारत में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था नेपाल में, और नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यह सवाल आपसे पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी साथियों, बिहार में हुई थी। और बिहार में कहां पर हुई थी, बिहार के बोधगया में हुई थी साथियों। बिहार के बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु की अगर हम बात करें, इसको ही कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या, इसको ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और मृत्यु जो हुई थी यानी कि महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ये साथियों कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। अच्छा, कब हुई थी, तो ये साथियों 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इतनी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। तो इस सवाल का जवाब आपका कुशीनगर होगा, मैं आपको बता चुका हूं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए। 17 मीटर आपके सवाल का जवाब साथियों हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि को यात्रा करने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, लेकिन निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं करती है। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं, तो किसकी बात चल रही है, मैं कह सकता हूं रेडियो तरंगों की बात चल रही है। इस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा।
उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। तो मैं कह सकता हूं नेपाल देश की अगर बात करें, ये देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि FSSAI फसाई की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में बिक रहे कितने प्रतिशत मसाले योग्य नहीं है। ये 2026 के करंट अफेयर के सवाल हैं साथियों, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, तो 12% की अगर बात करें साथियों, फसाई रिपोर्ट के अनुसार देश भर में बिक रहे 12% मसाले खाने योग्य नहीं। आंसर आपका सी होगा। वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल साथियों किसने जीता है? तो मैं कह सकता हूं पंकज आडवाणी ने ही वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है। अगला देखिए, किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी की है? तो मैं कह सकता हूं तेलंगाना राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी की है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो किसको नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? मैं कह सकता हूं पुण्य सलीला श्रीवास्तव इनका नाम है, और पुण्य सलीला श्रीवास्तव को ही साथियों नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये बात आप लोग यहां पर साथियों याद रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और अब आपके सामने साथियों रीजनिंग के सवाल स्टार्ट हो चुके हैं। और रीजनिंग मैं कहूँगा आपकी फेवरेट होनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग ये समझ लीजिए आपके एग्जाम को क्रैक करवाएगी, है ना। रीजनिंग साथियों आपके एग्जाम को क्रैक करवाएगी, इसलिए आपको इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में देखना होगा। रीजनिंग की शुरुआत हम लोग कर देते हैं। जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया कैनबरा से संबंधित है, उसी प्रकार फ्रांस किससे संबंधित होगा। मुझे इतना बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी साथियों कैनबरा होती है ना। तो फ्रांस की राजधानी क्या होगी? फ्रांस की राजधानी साथियों पेरिस होगी। तो जिनका 41 का ऑप्शन नंबर डी आंसर है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या है। साथियों देख बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन सभी लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक लाइक तो कर दीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि 100 है, 96 है, 88 है और 76 है, उसके बाद 60 है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगला नंबर जो यहां पर आएगा वो साथियों कौन सा आएगा। तो इसमें आखिर क्या लॉजिक लगाया गया है? देखिए मुझे इतना पता है कि भाई साहब अगर हम 100 से 4 घटाते हैं तो 96 आता है। मुझे इतना भी पता है 96 में अगर हम 8 घटा देते हैं साथियों तो 88 आ जाता है। अगर हम यहां पर 12 घटा देते हैं तो 76 आ जाता है, और 76 में साथियों अगर हम 16 घटा देते हैं तो 60 आ जाता है। सवाल पैदा होता है कि यहां पर अब हम कितना घटाएंगे। देखिए 4, ये तो 4 का पहाड़ा हो गया। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 आएगा। यानी कि अब हमें 60 में 20 घटाना होगा। तो 60 में से 20 घटाते साथ तो 40 आता है। अगर ऑप्शन में कहीं पर 40 लिखा हुआ है तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। और मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में ही 40 लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि वर्गों के उस समूह का चयन करिए जिनके बीच के संबंध को निम्नलिखित वेन आरेख द्वारा सबसे अधिक उचित तरीके से दर्शाया गया है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, एक बड़ा है और फिर ये 2 वाले हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, मक्का चावल गाजर, मानव पुरुष राजनेता, या भारत एशिया बांग्लादेश। मैं कहूंगा देखिए मानव की अगर बात करें, भाई पुरुष भी मानव है, राजनेता भी मानव है। मैं कहूंगा मान लेते हैं साथियों ये मानव हो गए और ये पुरुष हो गए, ठीक है ना। और कुछ पुरुष राजनेता भी हो सकते हैं और कुछ राजनेता पुरुष भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ महिलाएं भी हों। तो कुछ ऐसा ही आरेख बनेगा। मैं कहूंगा ये ऑप्शन नंबर सी के लिए ही आरेख बना हुआ है, यानी कि आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी ही होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ग्रैप्स को 66 लिखा जाता है, तो प्रेस को साथियों क्या लिखा जाएगा? 69, 68, 66 या 67। अब यहां पर अगर आपके सामने एग्जामिनर ये कंडीशन रखे कि कोई एक वर्ड दे दे और एक बड़ा सा नंबर दे दे कोई भी, तो आप ये करिएगा सबसे पहले जो प्लेस वैल्यू होती है ना, जैसे कि ए 1 पर होता है, बी 2 पर होता है, सी 3 पर होता है, आप इनकी प्लेस वैल्यू रखिएगा। जी की बात करें 7 पर होता है, आर 18 पर होता है, ए 1 पर होता है, पी 16 पर होता है, ई 5 पर होता है, एस 19 पर होता है। ऐसा तो नहीं कहीं इन सारे नंबर को जोड़कर 66 आए। एक बार ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए क्या पता आ जाए। तो देखिए साथियों, देखिए अगर यहां पर बात करें 18 और 1 19 हो जाएगा, ठीक है ना। 19 और 7 आपका 26 हो जाएगा, 26 5 31 हो जाएगा, ठीक है ना। 31 और 16 और 19 जोड़ लीजिए,
तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 16 हो गया, ये 4 5 6 बिल्कुल साथियों 66 आ गया इनको जोड़ने पर। यानी कि हमें इसमें यही लॉजिक लगाना होगा। तो P 16 पर होता है, R 18 पर होता है, A 1 पर होता है, I 9 पर होता है, S 19 पर होता है, E 5 पर होता है। देखिए ये दोनों कितने हो गए, 10 हो गए, 10 और ये साथियों कितने हो गए आपके 15 हो गए। तो 15 19 18 और 16 को साथियों जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए जरा 9 और 6 15 हो जाएगा, 15 और 8 साथियों 23 हो जाएगा, 23 और 5 आपका 28 हो जाएगा, 3 4 5 6 ये तो 68 हो गए। तो 68 कौन से ऑप्शन में है, मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ाई करिए, क्योंकि मेरा मानना है कि ये एकमात्र मौका आपके पास है, इसके बाद आपके पास मौका मिलेगा नहीं आपको। क्योंकि जब आपके पास साथियों दोबारा वैकेंसी आएगी तो आपकी कंडीशन फिर नहीं होगी। इसलिए पूरे तन मन धन से इस बार आप लोग तैयारी करिए, अपने एग्जाम को क्रैक कर डालिए। दुनिया में कुछ नहीं रखा सिवाय सक्सेस के। अगर सक्सेस आपको मिल जाती है तो साथियों दुनिया आपके कदमों में होगी, लेकिन अगर सक्सेस आपको नहीं मिलती है तो दुनिया आपको धरती का बोझ समझेगी। इसलिए अपने माथे से बेरोजगारी के धब्बे को हटाइए, और ये धब्बा आप ही हटा सकते हो, आपके अलावा और कोई नहीं दुनिया में है जो इस धब्बे को मिटा सके। ठीक है ना। चलिए इसलिए साथियों पढ़ाई करिए, समय बहुत कम आपके पास है, बहुत अधिक नहीं है। कह रहे कि यदि प्लस और माइनस तथा 5 और 7 इनको आपस में बदल दिया जाए, यानी कि जहां पर प्लस दिखे माइनस लगा दो, माइनस दिखे प्लस लगा दो, जहां पर 5 दिखे 7 लिख दो, 7 दिखे 5 लिख दो। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर इस इक्वेशन को साथियों आप लोग सॉल्व करिए, जरा क्या आएगा ये आप लोग साथियों मुझे यहां पर बताइएगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 18, 18 लिखा है, 18 लिख देंगे, माइनस की जगह पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, है ना। 20 की अगर बात करें 20 लिख देंगे, भाग है भाग का तो भाग ही आएगा। अब 7 की जगह पर 5 आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट है 15 का 15 आ जाएगा, प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा, 5 की जगह पर 7 आ जाएगा, फिर प्लस की जगह पर माइनस और 3 का 3 हो जाएगा। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है और बताना है कि आपका आंसर यहां पर साथियों क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें 18 आ गया और ये 5 से कट होगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 4 यहां पर आ जाएगा। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, अब यहां पर कितना आ जाएगा मैं आपको बतला देता हूं। 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि गुणा आपका साथियों 8 आ जाएगा, माइनस आपका 3 आ जाएगा। 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 32 माइनस 3 प्लस 18 हो जाएगा, 18 प्लस 32 में से 3 जाएगा तो मेरे ख्याल से साथियों 29 बचेगा। इसको जोड़ लीजिए साथियों, कितना आपके सामने आ जाएगा। तो ये आपकी अगर बात करते हैं साथियों, ये आपका 47 आ जाएगा। 47 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कह सकता हूं आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को, और बहुत शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक एक सवाल साथियों आपको बहुत अच्छा मिलेगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपसे कहा जा रहा है साथियों के 4 मित्र हैं, के, एल, एम और एन, एक पंक्ति में बैठे हैं और उनका मुंह साथियों दक्षिण की तरफ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं साथियों। 1 2 3 4 और सभी का मुंह किस तरफ है साथियों, सभी का मुंह जो है ना ये दक्षिण की तरफ है। इतनी बात समझ में आपको आ गई? अगर इतनी बात साथियों आपको समझ में आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलिए आपसे कहा जा रहा है कि एल और एम दो अंतिम छोरों पर, यानी कि एल हो सकता हो यहां पर या हो सकता हो यहां पर हो, यानी कि अंतिम छोरों पर एल और एम होंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि के जो है ना ये एल और एन के बीच में बैठा हुआ है। अब यहां पर एक बात आप बहुत ध्यान से देखिए कि अगर हम मान लीजिए साथियों एल को यहां पर बैठा देते हैं तो एल और एन के बीच में, है ना, एल और एन के बीच में के हो जाएगा, यानी कि यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना। और एम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, किसकी बात चल रही है, के की बात चल रही है ना। तो अब देखिए एम के दाएं दूसरे स्थान पर साथियों के बैठा है, एम के दाएं दूसरे स्थान पर के कैसे बैठ सकता है, तो ये लॉजिक हमारा नहीं लगेगा, यानी कि एल को हमें यहां पर नहीं यहां पर बैठाना होगा। तो जब एल और एन के बीच में एन हम यहां पर बैठा लेंगे, एल और एन के बीच में के बैठा है। अब देखिए अब एम बचा क्या, एम बचा है तो एम आपका यहां पर आ जाएगा। तो कंडीशन हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है के, एम के दाएं से दूसरे स्थान पर देखिए बैठा है के, तो के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है भाई साहब, के ठीक बाएं और कौन बैठा हुआ है, एल बैठा हुआ है, सॉरी बाएं। के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो के ठीक बाएं की बात करें तो एल बैठा हुआ है। एल कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं हुई साथियों इसमें, एक बार फिर से देख लेते हैं सभी का मुंह। अच्छा 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 अच्छा
देखिए सभी का मुंह दक्षिण दिशा में है, तो मेरे हिसाब से साथियों जो आपका यहाँ पर होगा, फिर से एक बार कर लेते हैं क्योंकि दक्षिण में भूल गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि सभी का मुंह इस तरफ है। तो क्या कहा गया है, एल और एम दो अंतिम छोरों पर बैठे हैं, एल और एन के बीच में। मान लेते हैं सातों एल को अगर हम यहां पर बैठा दें और एम को सातों यहां पर बैठा दें, ठीक है ना। कहने कि एल और एन के बीच में बैठा हुआ के, तो एल और एन, एन आपका यहां पर बैठ जाएगा। एल और एन के बीच में सातों कौन बैठा हुआ, के बैठा हुआ, के बैठा लिया। यानी कि एम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है के, तो एम कहां पर है, यहां पर है। अच्छा एम का दायां क्या होगा सातों, ये होगा, एम का दायां ये होगा। एम के दाएं दूसरे स्थान पर सातों के बैठा हुआ, बिल्कुल सही बात है। के बाएं कौन बैठा हुआ है, तो के बाएं कौन बैठेगा सातों, एन बैठेगा, तो एन आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, यह अच्छा सवाल है, चैलेंजिंग सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि उस बक्से का चयन करिए जिसमें निम्नांकित पत्रक या शीट को रेखाओं पर मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए ये है खुला पासा, ये जो है ना ये खुला पासा है, और ये सारे ऑप्शन में जो लिखे हैं ये सारे बंद पासे हैं। आपको ये बताना है कि अगर देखिए क्या इस पासे से ये खुला पासा बन सकता है, क्या इस पासे से ये बन सकता है, या ऐसे मान लीजिए इस पासे को अगर बंद कर दें तो क्या ये बन सकता है, इस पासे को अगर बंद कर दें तो क्या ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। अगर मैं टेस्टिंग करूं, मैं किस बात की टेस्टिंग करूं कि मुझे ये पता करना है कि इस पासे को अगर हम बंद कर दें तो क्या ये बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो इस बात की टेस्टिंग आप कैसे करेंगे, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है 3, ये लिखा हुआ है 6। अगर 2 है यहां पर और 2 को हम देख लेते, 2 का विपरीत 5 है, तो यहां पर 2 का विपरीत 5 नहीं लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ है, सही है। 3 है, 3 का विपरीत क्या है, 6 है, तो 3 का विपरीत तो 6 हमें दिख रहा है, तो ये पासा नहीं बन सकता है। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि 1 लिखा हुआ है, तो 1 का विपरीत जो है ना 4 है, नहीं लिखा होना चाहिए, लेकिन लिखा हुआ है 1 का विपरीत 4। विपरीत कैसे दिख सकते हैं, तो ये भी नहीं बन सकता। इसकी अगर बात करते हैं साथियों, 3 लिखा हुआ है, 3 का विपरीत क्या है, 6 है, तो 3 का विपरीत तो 6 यहां पर लिखा हुआ है, 6 ही तो लिखा हुआ, तो ये भी पासा नहीं बन सकता। इसकी अगर बात करें 2 का विपरीत क्या है साथियों, 5 है, 2 का विपरीत 5 नहीं दिख रहा है, ठीक है। 6 की बात करें, 6 का विपरीत 3 है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। 4 की बात करें, 4 के विपरीत 1 है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। यानी कि ये वाला पासा बन जाएगा जब इसको बंद किया जाएगा। तो मैं कहूंगा केवल आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और 1 भिन्न है। उस अक्षर समूह का सातों चयन करें जो भिन्न है, यानी कि जो आपको बताना है अलग है। तो इसमें से अलग क्या है ये आप लोग एक बार मुझे यहाँ पर सातों फटाफट बता दीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं, मुझे इतना पता है बी डी एफ, बी आता है 2 पर, डी आता है 4 पर, एफ आता है 6 पर। उसी प्रकार पी की अगर बात करें साथियों, तो पी आता है आपका 16 पर, आर आता है 18 पर, टी आता है आपका 20 पर। जी की अगर बात करें 7 पर, जे 10 पर, एल 12 पर आता है, और टी की अगर बात करें 20 पर, 22 पर और साथियों 24 पर आता है। यहां पर अगर आप थोड़ा सा साथियों ध्यान देंगे तो आपको यह मिलेगा कि सब में 2 बढ़ाए जा रहे हैं। इसमें भी 2 बढ़ाया गया, 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 इसमें 3 बढ़ा दिया गया, इसमें 2 बढ़ा दिया गया, तो इसमें 3 बढ़ाया गया, इसमें 2 बढ़ाया गया, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 बढ़ाया गया। तो सबसे अलग कौन सा ऑप्शन होगा, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी वाला सबसे अलग ऑप्शन आपका हो जाएगा, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपके सामने सातु कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि सभी गीतकार मॉर्निंग वॉकर हैं। तो मान लेते हैं सातु ये गीतकार हो गए, है ना, ये गीतकार, सभी गीतकार जो है ना ये मॉर्निंग वॉकर हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कि सभी गीतकार मॉर्निंग वॉकर हैं, कोई लेखाकार स्नातक नहीं है। तो कोई लेखाकार स्नातक नहीं है, रुकिए अभी, सभी मॉर्निंग वॉकर लेखाकार हैं। तो ये मॉर्निंग वॉकर है ना, सभी मॉर्निंग वॉकर क्या हैं, सभी मॉर्निंग वॉकर साथियों लेखाकार हैं, ये बात कही गई है। और उससे पहले एक बात कही गई थी कि कोई लेखाकार स्नातक नहीं, यानी कि कोई लेखाकार स्नातक नहीं होगा, कोई लेखाकार स्नातक नहीं होगा, ये बात भी हमने यहां पर नोट कर ली। अब आप देखिए कह रहे कि कोई गीतकार स्नातक नहीं है। अब निष्कर्ष हमें देखना है, कोई गीतकार स्नातक नहीं है, क्या ये बात सच है? कोई गीतकार स्नातक नहीं है, बिल्कुल। जब कोई लेखाकार स्नातक नहीं हो सकता तो कोई गीतकार स्नातक कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। कुछ गीतकार स्नातक है भाई साहब, कैसे कुछ गीतकार स्नातक है? जब ये बड़ा वाला
लेखाकार वाला जो है ये नहीं स्नातक हो सकता, तो गीत का संबंध कैसे हो सकता है? गीतकार का संबंध स्नातक से नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो मैं कह सकता हूं एक वृत्त हम बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। देखिए 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हमने बैठा दिए यहाँ पर। उसके बाद साथों आपसे कहा जा रहा है कि ए बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, सी जो है ना ये बी और जी के बीच में बैठा हुआ है, डी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ई जो जी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ई जो जी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है और ये कुछ नहीं है साथों, एक सेकेंड, टी जो है ना ये टी नहीं होना चाहिए, ये हट गया और यहां पर क्या लिख दिया साथियों? और लिखा हुआ है, ये और लिख दिया, और ए और एफ के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो जी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर सबसे पहले लिखा है ए बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है तो बना दीजिए, बी को मान लीजिए यहां बैठा दीजिए, बी के बाएं से दूसरे स्थान पर ए बैठा है, हमने बैठा दिया। उसके बाद कहने के बी और जी के बीच में सी बैठा हुआ है, तो बी और जी के बीच में बी और जी के बीच में सी बैठा हुआ है, हमने बैठा दिया। कहने के सी के बाएं से दूसरे स्थान पर डी बैठा हुआ है, तो सी के बाएं से दूसरे स्थान पर डी बैठा हुआ है, तो डी यहां पर आ जाएगा। कहने के ई जो जी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो जी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है साथों? ई बैठा हुआ है। यानी कि जी ई जो जी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है ये ए और एफ के बीच में बैठा है, तो ए ये हो गया, एफ यहां पर आ जाएगा। तो सातों के सात लोग आपने बैठा दिए। सवाल में पूछा जा रहा है कि जी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो जी के बाएं से दूसरे स्थान पर साथियों बी है। बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, और बी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अनीता गौतम कह रही कि गुरुजी के ये क्लास लाइव है, आई एम न्यू स्टूडेंट, प्लीज रिप्लाई मी। भैया जी हाँ बिल्कुल लाइव चल रही है अभी तो ये। चलिए, तो जो भी सवाल साथों मैं आपको करवा रहा हूं इन सवालों को आप लोग देखिए, है ना। आपसे यहां पर कहा जा रहा है, मैं आपको समझा देता हूं, 3/7 और ये सवाल आता है साथियों ऐसा एग्जाम में, 3/7 और 18/5 का आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है। तो कभी भी साथियों अगर इस टाइप का सवाल आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? जो ऊपर वाला नंबर है उसका तो एलसीएम निकाल दोगे जो ये पूछा गया है, लेकिन नीचे वाले नंबर का एचसीएफ आपको साथियों निकालना होगा। तो ऊपर वाले नंबर 3 और 8 हैं, तो 3 और 18 हैं, 3 और 18 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं? 3 आ जाएगा, 3 2 नीम 18 हो जाएगा, अब 3 से कट होगा, 3 3 9 आ जाएगा, 3 एक बार और आ जाएगा, तो 2 3 6 6 3 18, यानी कि कितना निकलेगा साथियों? एलसीएम कितना निकलेगा? 18 निकलेगा। अब नीचे वाले नंबर का साथियों एचसीएफ आप निकाल लीजिए, यानी कि 7 और 5 का एचसीएफ आप लोग निकाल लीजिए। तो मैं कहूंगा यहां पर 1 आएगा। क्यों? एचसीएफ में साथियों ये शर्त होती है कि एक नंबर आपको लेना है जो कि दोनों नंबर से कट जाए। तो भाई साहब सबसे पहले अगर इसको काटे तो पहले 7 लें फिर 5 लें, इसलिए हमने 1 ले लिया जो कि इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा, यानी कि एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। तो आपका जवाब जो आएगा कि 3/7 और 18/5 का एलसीएम कितना होगा? तो 18/1 होगा, जिसको हम लोग 18 भी कह सकते हैं, और 18 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देख लीजिए और साथियों मुझे बता दीजिए आपके सवाल का जवाब क्या होगा, क्योंकि ये सवाल भी आपके लिए साथियों बहुत मायने रखता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, और मुझसे पहले थोड़ा करने की साथियों आप लोग कोशिश किया करिए, मुझसे पहले करने की कोशिश आप लोग यहाँ पर करने की पूरी कोशिश किया करिए। तो यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि कोई दुकानदार 912 में एक पंखा बेचकर 14% का लाभ कमाता है। पहली लाइन का मतलब मैं आपको समझा दूं बिना समय गवाए। गुरुजी एक बार क्लास टाइम बता दीजिए। 8 बजे मैं आ जाता हूं लाइव क्लास लेने एसएससी जीडी की, जिसमें चारों विषय होते हैं, पहले हिंदी के क्वेश्चन, फिर जीके जीएस करंट अफेयर क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग के और फिर मैथ के। तो अभी मैथ के सवाल आपके चल रहे हैं, ठीक है।
तो कोई दुकानदार 912 में एक पंखा बेचकर 14% का लाभ कमाता है। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति 14% का लाभ कमा रहा है यानी कि उसने उसको 114% में बेचा होगा, क्योंकि 100 में तो वो खुद लाया था भाई, 14% का लाभ हुआ तो 114 में बेचा। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि जो उसने बेचा है वो 912 रुपए का बेचा है, यानी कि 114% की वैल्यू 912 है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि 1012 में और 1012 में एक अन्य पंखा बेचने पर उसे 8% की हानि होती है। दूसरी बात यह समझिए कि अगर 8% की हानि हो रही, दो चीजें हैं, उसने दो चीजें बेची हैं, मतलब 8% की हानि हुई है। अब कोई चीज 8% की हानि से बेच रहा है तो वो 92% में उसने बेची होगी, है ना, क्योंकि 100 की तो वो लाया था, 92% में अगर वो बेच रहा है तो वो 1012 रुपए की बेच रहा है ना। तो आपसे कहा जा रहा है कि उसको लाभ होगा या हानि होगी, यानी कि उसको जो भी होगा वो निकालकर मुझे बता दीजिए। तो वो मैं आपको बता देता हूं साथों, वो आप कैसे निकाल सकते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप इसकी 100% की वैल्यू निकाल लीजिए और इसकी भी 100% की वैल्यू निकाल लीजिएगा और फिर इनको जोड़ लीजिएगा और फिर उन 100% वाले को जोड़ लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर इसकी देखिए 912 बटे 114 नीचे लिख दिए तो ये 1% की वैल्यू आ गई। अगर 100 से इसकी सातों हम करा दें तो ये क्या आ जाएगी, ये 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूं, 912 00 और भाग कितना देना है सातों, 114 देना है, तो कितना आ जाएगा सातों, 800 आपका आ जाएगा, है ना, ये 800 आ गया। उसी प्रकार अगर हम इसकी 100% की वैल्यू निकालिए तो 1012 बटे 92 गुणा आपका 100, ये 100% की वैल्यू आ जाए। इसका भी मैं वही करता हूं, 1012 00 भाग 92, तो ये क्या आ जाएगा सातों, ये 1100 आ जाएगा। अब देखिए बहुत ध्यान से यहां पर समझिएगा ये चीजें। पहले उसने क्या किया था, पहले उसने 912 रुपए में एक पंखा बेचा था, है ना, और दूसरा जो बेचा था वो 1012 में बेचा था। इसको जब आप टोटल करोगे तो टोटल आपका आएगा 1924, यानी कि 1924 उसका क्रय मूल्य था, सीपी था। अब उसने बेचा क्या है, अब उसने बेचा इसको तो 800 का बेचा है, 800 का बेचा है और इसको बेचा है सातों 1100 का, तो टोटल उसने बेचा है 1900 का, यानी कि उसका क्रय मूल्य 1924 है और विक्रय मूल्य उसका 1900 है। तो मैं कहूंगा उसको क्या हुई है, उसको हानि हो रही है यहां पर, तो है ना। दुकानदार 912 में एक पंखा बेचकर 14% का लाभ प्राप्त किया, ठीक है, और 1012 में अन्य पंखा बेचने पर उसे 8% की सातों हानि हो जाती है। उसका समग्र लाभ या हानि क्या होगी। तो अगर बात करते सातों उसको देख लेते हैं, मतलब इतने रुपए का लाया था और इतने रुपए का बेचा है, 24 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है, तो 24 को प्रतिशत में आपको बदलना है। 24 रुपए बढ़ोतरी हुई है 1900 से, तो बस इसको कैलकुलेट करिए, आपको पता चल जाएगा कितना लाभ साथी हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब मुझे थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। इस सवाल को आप एक बार और देखिएगा। इस सवाल की अगर बात करें एक बार साथों आप और देख लीजिएगा, यानी कि 24/19 आपके सामने आ चुका है। 19 से अगर कट करें, 19 से कम 19 कितना बचता है साथों, 5 बचता है। तो एक सही 5/19% का लाभ होगा। और ऐसा कहां लिखा हुआ है, एक सही 5/19, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और आप लोग बताइए कि आपका जवाब क्या है। 2-3 सवाल साथों और बाकी है, उन सवालों को भी आप लोग देख लीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि 6 गुणा 4 गुणा, है ना, एक चीज यहां पर है, देखिए यहां पर एक आएगा स्क्वायर और यहां पर आएगा सातों भाग का निशान, और 3 + 7 - 8 इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो 6 ये है, ठीक है। अब देखिए ये 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, 25 की गुणा 4 से करोगे सातों 100 आ जाएगा, 100 - 100 भाग 3 आ जाएगा, प्लस आपका 7 - 8 आ जाएगा। तो ये 6 गुणा 100 आ गया और ये भाग है तो नीचे सातों भाग ले लेते हैं 3 के रूप में, प्लस आपका कितना आ जाएगा, 7 - 8 आ जाएगा। और इसको अगर कट करें, 3 से कट होगा 2 आ जाएगा, ये आपका साथियों 200 आ जाएगा, 200 प्लस 7 प्लस 7 - 8 आ जाएगा, है ना, 207 हो जाएगा। 207 में से आपको 8 घटाना होगा, तो 207 में से 8 घटाओगे साथियों 199 बचेगा। 199 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है साथियों कि विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। यानी कि यहां पर किसका जिक्र किया गया है? पति का और उनकी पत्नी का जिक्र यहां पर साथियों किया गया है। अच्छा, अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं कि एक पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष है, तो इन दोनों की आयु का योग कितना होगा? औसत आयु अगर दो लोगों की 25 वर्ष है तो दो लोगों की है ना, तो 2 से गुणा करा दो इस औसत आयु का, 50 आ जाएगा। यानी कि अगर बात करें वर्तमान समय पर उन दोनों की कुल आयु का योग कितना निकलेगा साथियों? 50 वर्ष निकलेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि 7 वर्ष बाद उनका 2 वर्ष का एक बच्चा होता है। अब 7 वर्ष बाद यानी कि +7 इसमें जोड़ना है, +7 इसमें जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? तो मैं कहूंगा 14 जोड़ दीजिए टोटल 50 में, 60 और कितना हो जाएगा? 64। यानी कि अगर बात करें 7 साल बाद इनकी आयु का कुल मिला के योगफल 64 हो जाएगा। तो कह रहे कि 2 वर्ष का एक उनका बच्चा भी है, तो 2 वर्ष और जोड़ लीजिए, है ना, 2 वर्ष और जोड़ लेते हैं, तो तीनों की टोटल आयु का योग कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो कह रहे कि अब वर्तमान समय पर परिवार की औसत आयु कितनी है? तो परिवार की कुल मिला के आयु कितनी है? 66 वर्ष। अब लोग कितने हैं? 3 लोग हैं, पति पत्नी और उनका बच्चा, तो 3 लोग हैं, 3 से इसको भाग दे दो, 3 से भाग दोगे साथियों 22 आएगा। यानी कि 22 वर्ष उन तीनों की औसत आयु है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग देख लीजिए। इस सवाल को देखिए साथियों और आप लोग मुझे बताइए आपका जवाब साथियों यहां पर क्या हो सकता है। चलिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों इस सवाल को भी। कह रहे कि गोविंद, रहीम और सुधीर नामक 3 व्यक्ति एक कार को 8 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, तीनों के हम लोग नाम लिख लेते हैं एक बार। गोविंद की अगर बात करें तो ये 8 दिन में किसी काम को करता है। अगर हम रहीम की बात करें तो साथियों ये 12 दिन में वो काम करता है। और अगर हम साथियों सुधीर की बात करें तो सुधीर की बात करें साथियों ये 15 दिन में वो काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यदि वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, यानी कि तीनों लोग इकट्ठा होकर मिलकर वो काम करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में साथियों पूरा हो जाएगा आपसे पूछा जा रहा है। हम डायरेक्ट अगला स्टेप जो लेंगे वो लेंगे एक ऐसा नंबर जो कि 8 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए साथियों, 15 से भी कट जाए, तो वो मेरे हिसाब से नंबर 120 होगा। और ये हम क्यों लेते हैं? ये नंबर होता है टोटल काम। क्या होता है साथियों? इससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई टोटल काम इतना है। समझ गए? चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, 8 कितनी बार में जाएगा? 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 12 से अगर कट करेंगे साथियों 10 आ जाएगा, 15 8 120 होता है। कहने का मतलब यह है कि गोविंद एक दिन में 15 काम करता है। टोटल काम कितना है? 120। गोविंद एक दिन में 15 काम करता है, रहीम एक दिन में 10 काम करता है और सुधीर एक दिन में 8 काम करता है। इतनी बात साथियों क्लियर हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं जरा बताइए, तो 15 10 25 और 8 33, यानी कि डेली एक दिन में 33 काम होता है। ठीक है ना? अच्छा, टोटल काम कितना है? टोटल काम 120 है। तो जब टोटल काम 120 है, एक दिन में 33 काम हो रहा है, तो ये टोटल काम कितने दिन में होगा ये निकालना तो बहुत आसान है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12 40, यानी कि 40/11 यहां पर आ गया है। समझ गए? 40/11 को देख लीजिए साथियों, देखिए ये आपका 11 यहां पर आ जाएगा। और अगर 40/11 यहां पर लिखा तो है साथियों, आगे क्यों हम लोग बढ़ते हैं, तो 40/11 दिन में वो सारा काम साथियों हो जाएगा, है ना? चलिए, उसके बाद देख लेते हैं अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है ये सवाल? आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है साथियों ये सवाल? इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग मुझे बताइए आपका जवाब क्या है। तो इस सवाल की अगर बात करें साथियों, कह रहे कि किस राशि के लिए, यानी कि राशि आपसे पूछी जा रही, किस राशि के लिए x% वार्षिक ब्याज दर, यानी कि अगर r की बात करते हैं साथियों कितना है? x% है दर पर x वर्षों में, यानी कि समय कितना है साथियों? x वर्ष समय भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रही कि इसका साधारण ब्याज यानी कि SI कितना है साथियों? SI भी यहां पर x ही बताया गया है। तो कह रहे कि राशि क्या है, यानी कि आपको साथियों p का मान बताना है। तो वही साधारण ब्याज वाला सूत्र हम लोग लगा देते हैं, साधारण ब्याज बराबर PRT/100। इससे साथियों हम वो सवाल का जवाब बहुत आराम से निकाल सकते हैं। चलिए,
तो साधारण ब्याज कितना दे रखा है, x दे रखा है तो x रख लेंगे। p हमें याद करना है, r कितना दे रखा है, r भी सातों x दे रखा है, और t कितना दे रखा है, t भी सातों x दे रखा है, बटे 100 आ जाएगा, है ना। अब अगर सातों बात करें, अब क्या होगा देखिए, अब बराबर लगाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 100 की गुणा x से हो जाएगी, 100 x यहां पर आ जाएगा, और यहां पर अगर बात करें सातों p आएगा, और ये x गुणा x जो है ना, ये नीचे आपका यहां पर आ जाएगा। क्योंकि हमें p का मान निकालना है, राशि निकालनी है, तो राशि इतनी सातों निकलेगी। तो इस एक x से ये एक x कैंसिल हो जाएगा, p बराबर कितना निकलेगा सातों, 100 बटे x निकलेगा। 100 बटे x कहां पर लिखा हुआ है, 100 बटा x सातों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल सातों आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, आपसे पूछा जा रहा है सातों, कोई राशि साधारण ब्याज की 12% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय में सातों दोगुनी हो जाएगी। अब यहां पर आपको क्या दे रखा है, आपको सातों आर कितनी दे रखी है, आपको आर दे रखी है 12% की आर दे रखी है। कोई राशि साधारण ब्याज की 12% ब्याज दर पर कितने समय में दो गुनी हो जाएगी। यानी कि अगर हम बात करते हैं साथियों, P मान लेते कितना है, P की अगर बात करें P है, और फिर मिश्रधन कितना हो जाएगा, कहने के वो दो गुना हो जाता है, मूलधन से दो गुना हो जाता है। तो अगर मूलधन P है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, दो गुना, यानी कि इसका डबल हो जाएगा, 2P हो जाएगा। साधारण ब्याज आपको पता होता है A माइनस P होता है, तो 2P में से P घटाओगे साथियों P आएगा, समझ गए। तो आपसे पूछी जा रही कोई राशि साधारण ब्याज की इतनी दर से, क्या आपसे पूछा जा रहा है, समय आपसे पूछा जा रहा है कितने समय में। तो आपको क्या निकालना है साथियों, समय आपको निकालना है, इतनी बात क्लियर है। देखिए, वही सूत्र लगा देते, साधारण ब्याज बराबर PRT अपॉन 100। SI कितना है, P है, बराबर P क्या है सातों, P तो P है। R की अगर बात करें, R 12% है, समय कितना है, P है, अपॉन 100 आ जाएगा। डायरेक्ट अगर कट करें, इस P से ये P कैंसिल हो जाएगा, है ना, इस P से आपका ये P आपका जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, एक सेकंड रुकिए, यहां पर हमें P नहीं रखना चाहिए था। कहां पर, एक बार मैं आपको बता देता हूं। साधारण ब्याज तो P है ना, और इसको भी हम P रख देते, R बराबर 12 है, ये हमें T की जगह T, क्योंकि T ही तो सातों हमें यहां पर याद करना है। इस P से ये P कैंसिल होगा, तो कुल मिला के 100 बटे 12 आ जाएगा, बराबर आपका सातों T आ जाएगा। तो ये निकलेगा साथियों। इसको अगर कट कराएं तो 6 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और अगर कट कराएं सातों 25 बटा 3 आ जाएगा, ये आपका सातों निकलेगा। और अगर इसको कट कराने की कोशिश सातों हम लोग करें तो देखिए साथियों, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा, बचा सातों यहां पर 1। अब इस 1/3 की अगर बात करें, ये क्या होता है, ये होता है 4 महीने के बराबर, यानी कि 8 साल 4 महीना कहां पर लिखा हुआ है, 8 साल 4 महीना सातों आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कह सकता हूं आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अगला सवाल सातों आप देख लीजिए। कहने के साथों 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने पर एक कार को एक निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटा लगते हैं। यानी कि आपके सामने चाल दे रखी है, आपके सामने साथों समय दे रखा है, तो यहां से हम दूरी बहुत आराम से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि दूरी बराबर ही तो होता है साथों चाल गुणा समय, ठीक है। तो अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई चीज यात्रा कर रही है, यानी कि कार, तो इसको वो दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। तो दूरी, चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 4 घंटे, तो दूरी कितनी निकलेगी 6 चौक 24, यानी कि दूरी आपकी 240 किलोमीटर की हो गई। अगला देखिए, यानी कि उसी दूरी को, यानी कि इस दूरी को 1.5 घंटे में तय करना है। अब 4 घंटे की बात खत्म, इस दूरी को 1.5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल कितनी होनी चाहिए, तो आपसे चाल पूछी जा रही है। चाल बराबर क्या होता है साथियों, दूरी बटा समय, ये चाल बराबर होता है। अब अगर बात करते हैं, दूरी हमें पता है 240 किलोमीटर की दूरी है, समय आपको कह रहे हैं कि अब 1.5 घंटे में तय करना है, तो इसको कैलकुलेट करिए। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 3 से कट कर लेते, 3 पंजे 15 आपका हो जाएगा, और 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 आपका हो जाएगा। 8 से कट करे, 5 एकम 5, और 5 छंग 30 हो जाएगा, यानी कि 160 आपका आंसर आ जाएगा। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होनी चाहिए, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर साथियों बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी सातु आपको ये क्लास? अगर आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक का बटन दबाकर सातु जरूर जाइएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।